आपका हमारे चैनल वाणी पे स्वागत है। चलिए हम अपनी अध्ययन श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अध्ययन करते हैं इतिहास का। हमारे अतीत, कक्षा 7, अध्याय 3, दिल्ली के सुल्तान। हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो। इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। तालिका 1 पर नज़र डालिए। पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किसी साम्राज्य की राजधानी बनी। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चाहमान के नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ देहली वाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन में थे। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। तालिका 1 पर फिर से नज़र डालिए और उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे दिल्ली की सल्तनत बनी। जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से मानते हैं, वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। मानचित्र 1 को देखकर दिल्ली, कोहना, सीरी और जहाँपनाह को पहचानिए। तालिका 1, दिल्ली के शासक। राजपूत वंश। तोमर वंश का शासनकाल कब से कब था? 12वीं शताब्दी 1165। अनंगपाल 1130 से 1145। चौहान वंश 1165 से 1192। पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192। प्रारंभिक तुर्क शासक 1206 से 1290। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210। शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236। रजिया 1236 से 1240। गयासुद्दीन बलबल 1266 से 1287। खिलजी वंश 1290 से 1320। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। तुगलक वंश 1320 से 1414। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324। मोहम्मद तुगलक 1324 से 1351। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। सैयद वंश 1414 से 1451। खिज्र खान 1414 से 1421। लोदी वंश 1451 से 1526। बहलोल लोदी 1451 से 1489। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे? हालांकि अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य का अर्थ होता है भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास, तवारीख बहुवचन हैं जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। बाएं, चित्र 1, पांडुलिपि को तैयार करने के 4 चरण। कागज़ तैयार करना, लेखन कार्य, महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर उसका प्रयोग। जिल्द तैयार करना। क्या आपको लगता है कि न्याय चक्र राजा और प्रजा के बीच के संबंध को समझाने के लिए उपयुक्त शब्द है? न्याय चक्र 13वीं सदी के इतिहासकार फ़ख्र-ए-मुदब्बिर ने लिखा था, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न होंगे। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय व ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दें। ये कुछ और बातें ध्यान में रखें
तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। गांव में शायद ही कभी रहते हो। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थे, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। दाहिने जन्म सिद्ध अधिकार। जन्म के अधिकार पर विशेषाधिकार का दावा। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। लिंग भेद। स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी अंतर। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। रजिया के बारे में मिन्हाज-ए-सिराज के विचार। मिन्हाज-ए-सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसलिए वह पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूँकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी 1262 से 1289 के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्दा 980 से 1003। उनका नाम दीदी बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। मिन्हाज के विचार अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। क्या आपको लगता है रजिया के विचार भी यही थे? आपके अनुसार स्त्री के लिए शासक बनना इतना कठिन क्यों था? दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरीसन शहर से साम्राज्य तक। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरीसनों का अर्थ क्या होता है? रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। शहरों से संबद्ध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार, कर या लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। दिल्ली से सुदूर बंगाल, सुदूर का अर्थ होता है दूर, बंगाल और सिंध के गैरीसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी, जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इसका संस्थापन गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। चलिए बाएं तरफ कुछ दिया हुआ है, हम उसका अध्ययन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मानचित्र 2 शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा जीते गए प्रमुख शहर। यहाँ एक मानचित्र दिया गया हुआ है और उसमें इंडिकेट किया गया है कि शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने कौन कौन से राज्य जीते थे। यहाँ पे देखो आप ब्लैक कलर का डॉट्स बना हुआ है जिससे हमें पता चलेगा कि उसने कौन कौन से राज्य जीते थे। काजकोट हुआ, मुल्तान, नंदाना, उच्च और कुहराम, तबर हिंद, सुरसती, कासली, सांभामानक, हांसी, मंदौर, अजमेर, दिल्ली और कुहराम तो बोला मैंने, सुनाम, बारवाला, बारन, बदायूं, काल, ग्वालियर,
रणथंभौर, अवध, बनारस, लखनौती, इन सब जगहों पर इल्तुतमिश का अधिकार हो गया था। उन्होंने यहाँ पर प्रमुख शहर जीते हुए थे। अच्छा हाँ, यहाँ बीच में आया था भीतरी प्रदेश। तो भीतरी प्रदेश क्या होता है? किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करे, उसे भीतरी प्रदेश कहते हैं। गैरिसन शहर की भी चर्चा हुई थी। गैरिसन शहर क्या होता है? किले बंद बसाव जहां सैनिक रहते हैं। गैरिसन शहर उसे कहते हैं जो किले बंद होता है, जहां सैनिकों का ही बसाव हो, उसे गैरिसन शहर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले, उनका लक्ष्य था कि गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी, संग्राहकों तथा चरवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति के खातिर किले, गैरिसन शहर और शहर बनाए बसाए गए। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए। देखिए मानचित्र 3। और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुँचे। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले लीं। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमज़ोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूला करते थे। लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था? मानचित्र 3। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान। यहाँ पर एक मानचित्र दिया गया हुआ है और उसमें अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिणी भारत अभियान दिखाया गया है। आप देख सकते हो कि उसने कहाँ कहाँ किया था। गुजरात, चित्तौड़, रणथंभौर, दिल्ली से उसने इन जगहों पर किया था। कहाँ कहाँ? गुजरात, चित्तौड़, रणथंभौर, कड़ा, मांडू, देवगिरी और देवगिरी के यादव थे, वारंगल के काकती, होयसल का द्वारसमुद्र, तंजावुर, मदुरै और पांड्यन, इन जगहों पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपना दक्षिण भारत अभियान किया था। चित्र 2। 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें। यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में इस शहर को देहली-ए-कुहना का अर्थ होता है पुराना शहर कहा गया। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया। मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई थी। अच्छा, अब इस बात को आप याद रखिएगा कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो था उसकी मीनारें किन किन के द्वारा बनाई गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई थी। चित्र 3। बेगमपुरी मस्जिद। यह मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहांपना विश्व की शरण स्थली की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। मानचित्र 1 में जहांपना को ढूंढिए। मस्जिद यह अरबी का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्थान जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा का क्या अर्थ होता है? घुटने और माथा टेक कर करते हैं। जामा मस्जिद या जामा मस्जिद जामी वो मस्जिद होती है जहां अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में सबसे अधिक सम्माननीय और विद्वान पुरुष को इमाम का अर्थ होता है नेता के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश खुतबा भी देता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर दिशा को किबला कहा जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो अगले पार्ट में आपको मिलेगा। इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।